अब अरविंद केजरीवाल की क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एजेंडा बीजेपी सेट कर रही है। बीजेपी की सिर्फ दो ही दिक्कतें हैं। आज हम 9 तारीख को बात कर रहे हैं, अगली 5 को वोट पड़ना है। अभी तक 70 सीटें अनाउंस नहीं कर पाई वो बीजेपी जो दिल्ली में शासन कर रही है, मतलब केंद्र में शासन कर रही है। ये सबसे बड़ी जो चुनौती है। और दूसरा कि कोई लीडर तैयार नहीं कर पाए जो अरविंद केजरीवाल की बराबरी पे खड़ा हो, जिसको वो सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके। ये दो बीजेपी की खामियां हैं। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो इस बार ये चुनाव एंटी इनकम्बेंसी का है और अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे कठिन चुनाव है ये। तो अंकित यही बता रहे थे कि केजरीवाल की सबसे बड़ी यूएसपी, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि वो टेस्ट करता रहता है, कौन सा झटा फेंको और कौन सा लग जाए निशाने पे। उसी सीरीज में एक नया है, ये चल गया तो चल गया, नहीं तो क्या है दिक्कत। क्या जाटों का जो वर्चस्व दिल्ली में था वो कम हुआ है? निश्चित तौर पे हुआ है, क्योंकि जो दिल्ली की डेमोग्राफी वो बदली है। लेकिन हाँ, जो जाट की राजनीति है दिल्ली में, 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कि उनका प्रभाव है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि बीजेपी उनकी पहली पसंद रही है। मेरा तो पहला इशू ये है कि क्या हम जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, जाट आरक्षण, वो दिल्ली चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे कमज़ोर कड़ी अगर दिल्ली चुनाव के नैरेटिव बिल्डिंग में कोई होगी तो जाट रिजर्वेशन होगी। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वाला मामला देखिए, हम लोग 2015 से देख रहे हैं। 2014 में जब लोकसभा की 7 सीटें बिल्कुल बीजेपी ने साफ कर दी थी, 2015 में भी यही माहौल था कि केजरीवाल तो गए, हाँ, लेकिन वो फिर 2019 के बाद फिर ये माहौल था कि गए। बल्कि उसके बीच में जितने चुनाव हो रहे थे, चाहे वो लोकल बड़ी चुनाव हो, एमसीडी, सब हार रही थी आप। जो उपचुनाव हुए थे वो भी आप हार गई थी। आप में बगावत का सिलसिला भी जारी था, वो सब चल रहा था। इसके बावजूद विधानसभा चुनाव के नतीजे बदल गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज इस बेहद खास चर्चा में मेरे साथ हैं मयंक सर, अखिलेश सर, सुमित सर की वापसी हुई है आज, पीडी सर और संजय सर। हम बात करेंगे दिल्ली चुनावों की और क्या दिल्ली चुनावों का एजेंडा अरविंद केजरीवाल सेट कर रहे हैं। रोज़ किसी न किसी तरह से आम आदमी पार्टी न्यूज़ चैनल्स के लिए तो कम से कम बहुत सारा जो मसाला दे रही है। कल वो शीश महल बनाम राजमहल का विवाद था। आज उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को और उन्होंने मांग की है कि जाट समाज को सेंट्रल ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया जाए। हम जानते हैं एक लंबा इतिहास है जाट समाज को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए। हरियाणा का आंदोलन हमने देखा, राजस्थान में जो अभी 2 जिलों जहां नहीं है वहां भी आंदोलन हुए, यूपी में बहुत सारे आंदोलन हुए। इसमें एक नई जो मांग है वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आई है। तो ये जाट आरक्षण की डिमांड की वजह क्या है, क्यों उनको करना पड़ा? क्योंकि पहले उन्होंने इस तरह की ऐसी कोई डिमांड नहीं की थी। क्या वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो 10 साल के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी होगी, शायद वो जाट वोट से उसकी भरपाई कर सके? और इसके अलावा बीजेपी की तरफ से इसको लेकर के क्या स्ट्रेटजी? क्योंकि बीजेपी ने उनके खिलाफ जो दिल्ली के जो जाट मुख्यमंत्री थे साहिब सिंह वर्मा, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री माने जाते थे, उनके बेटे परवेश वर्मा को उतारा है। तो इस सब पे चर्चा करेंगे। अखिलेश सर, चलिए हम ही बोले। अच्छा, पहले मयंक सर। मयंक सर, आप पहली टिप्पणी आपकी कि क्या जिसके साथ जाट उसको राजपाट, या ऐसा कुछ नहीं है? मेरा कोई टेक नहीं है। अभी और मेरे पड़ोसी यहाँ जहाँ बैठते हैं बगल में अंकित हैं, अभी बहुत सारा बोल रहे थे तो हम उसमें से सुन लिए और उसके बाद से उसको जोड़ रहे हैं। अखिलेश जी ने कल कहा था ना, पॉलिटिकल स्टार्टअप बहुत कमाल करा है, दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो पॉलिटिकल स्टार्टअप जो इतना ज़्यादा तेज़ी से इसलिए ग्रो करता है कि वो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होता है। वो डिसीजन एकदम से फट से लेता है। तो अंकित यही बता रहे थे कि केजरीवाल की सबसे बड़ी यूएसपी, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि वो टेस्ट करता रहता है, कौन सा झटा फेंको और कौन सा लग जाए निशाने पे। उसी सीरीज में एक नया है, ये चल गया तो चल गया, नहीं तो क्या है दिक्कत। तो ये रिस्क टेकिंग जो है अरविंद केजरीवाल का, उसी का एक और रिफ्लेक्शन है ये चिट्ठी लिखना। जाट आंदोलन 2-4 सीट है दिल्ली में जहाँ की वो सिग्निफिकेंट आबादी में है, जहाँ कुछ फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन एक स्टेटमेंट चिट्ठी लिखने से, सेंट्रल ओबीसी में इंक्लूड करने से नहीं, उसमें सर तो एक चीज़ और है। दरअसल 5 साल पहले ये वादा बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली किया गया था कि हम जाटों को आरक्षण देंगे दिल्ली के चुनाव के पहले। शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अमित शाह जी के घर में मुलाकात हुई थी जाट नेताओं की और वहाँ पर ये बात निकल कर आई थी। उसी को जो आपने बात की उससे आपकी सब बातें 100% सहमत हूँ।
तो अपने को फायदा हो ना हो जाट आरक्षण की बात कर बीजेपी को नुकसान पहुंचा दो, क्योंकि बीजेपी के पास आज की तारीख में आम आदमी पार्टी से ज़्यादा जाट बड़े चेहरे हैं। प्रवेश वर्मा ही सबसे बड़ा नाम ले लीजिए आप। और अगर इतने ही बड़े हिमायती हैं केजरीवाल साहब जाट नेताओं के, तो अपनी पार्टी के 10 जाट नेताओं का नाम बता दें। भाई बीते 10 साल से दिल्ली में शासन कर रहे हैं, 60-70 विधायक जिता के लाए, 10 जाट नेताओं का नाम बता दें उनकी पार्टी में कौन कौन से हैं, उन्होंने क्या किया इन 10 सालों में। अखिलेश सर ने तो अभी शो भी है अखिलेश सर का इस पे। सर ये जो CSDS का आंकड़ा है, अगर 2 चुनावों का देखें तो जाट मतदाताओं का जो बहुतायत है वो बीजेपी के साथ जाता है। 2015 में भी और 2020 में लगभग 59% वोट जाट समाज के बीजेपी को मिले थे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को 2015 में 31%, जो बढ़ के 2020 में 38% हुआ। लेकिन जो उनका जाट चेहरा थे कैलाश गहलोत, उन्होंने पार्टी कुछ दिनों पहले छोड़ दी, वो बीजेपी के उम्मीदवार हो गए हैं बिजवासन से। हालांकि उसकी भरपाई उन्होंने रघुविंदर शौकीन को बना के की जाट चेहरे पे। अब वो जाट आरक्षण का दाव चल रहे हैं। 70 में से 8 प्रत्याशी भी उन्होंने उतारे, हालांकि बीजेपी ने भी 29 में 4 उतारे हैं और कांग्रेस के भी 3 प्रत्याशी हैं। तो अगर जनसंख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा तो है नहीं, लेकिन 5-8 कुछ लोग 10% तक भी बताते हैं। 10 से 12 सीटें हैं जहाँ पर जाट मतदाताओं की बड़ी अच्छी उपस्थिति, खासकर जो आउटर दिल्ली हम कहते हैं या ग्रामीण दिल्ली का जो इलाका है। तो आपको लग रहा है कि केजरीवाल का ये दांव चलेगा, या जैसे एक जाट समाज पर बीजेपी की पकड़ रही है दिल्ली पे, क्या केजरीवाल उसमें डेंट लगा पाएंगे? हालांकि 2015 से देखें और अगर 20 में तो उन्होंने वो डेंट लगाया था, 31 से 38% हुए थे और बीजेपी 59 की 59 ही थी। नहीं, कई सारी बातें आपने कही हैं पूर्णेंदु, और जो रिसर्च आपने बताया उसमें तो आपका भी खैर बहुत बड़ा योगदान है। आपने भी कई सारे डेटा हमें दिए हैं। जो शो हम करने जा रहे हैं, हॉट टॉपिक इसी के ऊपर है आज। लेकिन 2-3 बातें इसमें हैं। पहली बात तो ये है कि क्या जाटों का जो वर्चस्व दिल्ली में था वो कम हुआ है? निश्चित तौर पे हुआ है, क्योंकि जो दिल्ली की डेमोग्राफी वो बदली है। दिल्ली में अमूमन जब दिल्ली का नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एक तरह से मिनी इंडिया है, देश भर के लोग यहाँ रहते हैं, विदेशों की भी यहाँ पर दूतावास है, सब कुछ है। लेकिन दिल्ली का अपना एक अलग चरित्र गाँव का भी है, क्योंकि दिल्ली शुरुआत में तो मूलतः गांव ही थे। कई सारे गांवों को मिला करके दिल्ली शहर बनाया गया। और जो बाहरी दिल्ली का आपने जिक्र किया, करीब 350 से ज़्यादा गांव हैं, जिनमें से 200 से भी ज़्यादा गांव ऐसे जो कि जाट बहुल है। जो ज़मीन है दिल्ली की वो तो शुरुआत में जाटों की थी, कोई काम उनका खेती किसानी का था। बाद में ज़मीन एक्वायर की गई है और उन्होंने अपनी बेची है। ये भी ये कहा जाता है कि 50% दिल्ली जब देश आज़ाद हुआ था तो जाटों की थी, जो आज नहीं है। आज तो पहले पंजाबी आए, उसके बाद फिर अब पूर्वांचलियों का यहाँ पे बोलबाला है। तो ये दिल्ली का एक स्वभाव थोड़ा बदला है, तो वो स्वभाव का असर जाहिर सी बात है कि उनके राजनीतिक स्टेक पर भी पड़ा है। दूसरी बात ये है कि जो आपने शुरुआत में बात कही थी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही थी, वो ये कही थी कि अरविंद केजरीवाल ऐसा लगता है कि एजेंडा सेट कर रहे हैं और बीजेपी उसका जवाब दे रही है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में यही हो रहा है। और ये जो जाटों वाला दांव अरविंद केजरीवाल ने चला है, बीजेपी ने आपने तुरंत देखा कि इसका जवाब देने के लिए प्रवेश वर्मा को उतार दिया। उनके साथ जो बाकी 2 नेता थे वो भी जाट थे जिन्होंने जवाब दिया। इसमें एक आकलन ये किया जा रहा है कि कहीं इससे बीजेपी को उल्टा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, और कहीं अरविंद केजरीवाल ने बहुत चतुराई के साथ ही दांव तो नहीं चला है। क्या वो ये तो नहीं चाहते हैं कि जो हरियाणा में हुआ कि जब कांग्रेस ने जाट का दांव चला और हुड्डा को प्रोजेक्ट किया और बहुतायत मात्रा में जाटों को भी टिकट दिए, तो बीजेपी ने एक गैर जाट का कंसोलिडेशन वहाँ पर किया? क्या केजरीवाल यही चाह रहे हैं कि दिल्ली में ऐसा हो कि अब चूंकि हमने जाट का मुद्दा उठा दिया, बीजेपी कहेगी हमने जाटों के लिए ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, और फिर केजरीवाल बोलेंगे? ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बाकी बीजेपी के अपने वोटर हैं मिडिल क्लास में, जैसे कि ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, पंजाबी हैं, क्या उनको ये मैसेज जाएगा कि अरे कहीं बीजेपी अगर सरकार में आई तो मुख्यमंत्री जाट तो नहीं बना देगी? क्योंकि प्रवेश वर्मा टक्कर तो दे ही रहे हैं अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर। और भी बीजेपी, जैसा आपने कहा कि 4 उम्मीदवार बीजेपी ने खड़े किए, 29 में से 4 तो बीजेपी के जाट ही हैं। तो ये कहीं दांव तो नहीं है अरविंद केजरीवाल का? ये भी एक विश्लेषण किया जा रहा है। खैर बहरहाल ये तो सब राजनीति में इस तरह की चकल्लस वाली बातें होती ही हैं। लेकिन हाँ, जो जाट की राजनीति है दिल्ली में, 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कि उनका प्रभाव है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि बीजेपी उनकी पहली पसंद रही है। ये जो मुद्दा है, जो सुमित ने भी कहा कि बीजेपी ने वादा कर दिया था, देखिए बीजेपी ने ही ये किया है, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आरक्षण, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में भी ओबीसी जो है वो जाट जो ओबीसी में आते हैं, हरियाणा में भी आप जानते हैं कि ये बहुत मामला लंबा खिंचाता चला भी था। और ये जो बात बीजेपी ने कही अपनी ओर से कि अगर इतने ये हिमायती हैं
तो पिछले 10 साल में इन्होंने क्यों नहीं इसके बारे में कुछ कदम उठाया। कैलाश गहलोत जो कि उनके अपने जाट चेहरे थे, आप बीजेपी में आ गए हैं, वो मंत्री थे, उन्होंने तो कोशिश भी की थी प्रस्ताव रखने की, उनको रोक दिया गया। ये बात आज प्रवेश वर्मा ने कही है। और जो सबसे बड़े जाट नेता दिल्ली में वो तो साहिब सिंह वर्मा हुए, बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। अकेले मुख्यमंत्री जाट जो मुख्यमंत्री बने वो बीजेपी साहिब सिंह वर्मा थे। तो उनके मेमोरियल बनाने के लिए ज़मीन मांगी गई, वो अरविंद केजरीवाल ने नहीं दी, ये प्रवेश वर्मा ने कही बात कही है। तो ये सारे मुद्दे जब आप एक बात उठाएंगे तो उसके जवाब में 10 बातें सामने से आएंगी। तो अभी देखने की बात होगी ये जो चतुराई भरा दांव केजरीवाल ने चला है जाट गैर जाट का कंसोलिडेशन करने का या पोलराइजेशन करने का, ये किस हद तक कामयाब हो पाता है। सिर्फ एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा था, जो आप दोनों ने बात की कि एजेंडा केजरीवाल साहब सेट कर रहे हैं और ये जवाब दे रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का चुनाव फंसा हुआ है। जो आदमी डे वन से ये कहे कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स के नाम काट दिए गए, मेरी आज तो ईसी के पास चले गए शिकायत लेके, जो आदमी ये कहे कि मेरे सामने जो कैंडिडेट खड़ा हुआ उसको चुनाव से हटा देना चाहिए प्रवेश वर्मा का नाम लेके, ये उन्होंने इसी से शिकायत की, उन्होंने पैसे बांटे। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना चुनाव का, ये आपका कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है। ये लग रहा है कि ये पहली बार अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की सबसे, आप लोग इस पर चर्चा कर चुके हो कैफे में, मैं बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इस बार उनको लग रहा है कि चुनाव उनका फंसा हुआ है, उनका ही नहीं उनके तमाम साथियों का जो भी उनके कैंडिडेट्स हैं। और इस तरह की भाषा, इस तरह के जेस्चर, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज अगर आप जानकारों से बात करेंगे तो कहेंगे कि जो विजेता होता है वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करता है। अब अरविंद केजरीवाल की क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एजेंडा बीजेपी सेट कर रही है। बीजेपी की सिर्फ 2 ही दिक्कतें हैं। आज हम 9 तारीख को बात कर रहे हैं, अगली 5 को वोट पड़ना है। अभी तक 70 सीटें अनाउंस नहीं कर पाई वो बीजेपी जो दिल्ली में शासन कर रही है, मतलब केंद्र में शासन कर रही है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरा कि कोई लीडर तैयार नहीं कर पाए जो अरविंद केजरीवाल की बराबरी पे खड़ा हो, जिसको वो सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके। ये 2 बीजेपी की खामियां हैं। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो इस बार ये चुनाव एंटी इनकम्बेंसी का है और अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे कठिन चुनाव है ये। सुमित ने वो बात कह दी, मैं जब कह रहा था कि मैं कुछ कहूं तो उन्होंने वो बात कह दी जो मैं कहना चाह रहा था। मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं कि ये एजेंडा अरविंद केजरीवाल सेट नहीं कर रहे हैं। डे वन से अरविंद केजरीवाल को ये बताना पड़ रहा है कि एजेंडा वाले पे वो मुख्यमंत्री नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ पे आपको आऊँगा, सिर्फ एजेंडा ही नहीं है। मेरा तो पहला इशू ये है कि क्या हम जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं जाट आरक्षण, वो दिल्ली चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे कमज़ोर कड़ी अगर दिल्ली चुनाव के नैरेटिव बिल्डिंग में कोई होगी तो जाट रिजर्वेशन होगी, ये मेरा मानना है। मैंने भी दिल्ली बहुत समय से, मतलब एमसीडी रिपोर्टिंग से मैंने शुरू की थी और आज आपके सामने बैठने का सौभाग्य है, तो समझ सकते हैं कितना लंबा सफ़र मैंने तय किया होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अरविंद केजरीवाल लगातार, चाहे उनका शीश महल का हो, शीश महल वर्सेस राजमहल कहने के लिए, देखिए कई बार मीडिया चैनल अपने आप को डिस्पैशनेट दिखाने के लिए शीश महल, चूँकि संजय सिंह ने कहा आउटलैंडिश बोलने के लिए संजय सिंह मतलब जाने जाते हैं, तो उन्होंने राजमहल एक टर्म दे दिया। मीडिया चैनल्स डिस्पैशनेट कि हम ना इधर हैं, शीश महल वर्सेस राजमहल कर दिया, उस पर वो पूरी तरह डिफेंसिव हैं। अतिशी का जो आया कि घर का, उस पर वो डिफेंसिव हैं। बाकी चीज़ें जो सुमित अभी बता रहे थे उन सारी चीज़ों पे वो हैं। तो वो इस बार पहली बार अरविंद केजरीवाल डिफेंसिव पे हैं, एजेंडा सेट नहीं करें। दूसरी चीज़ ये कि अरविंद केजरीवाल को पहले टर्म में कहने को बहुत कुछ था, दूसरे टर्म में उनके पास कहने को नहीं है। वो ये बताएं कि पिछले 5 साल में, पहले टर्म में उनको बताने को था कि हमने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया, हमने स्कूलों में चेंज किया, हमने ये कर रहे हैं, बाकी जो भी है जितनी भी चीज़ें हैं, फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। पिछले 5 साल में क्या हुआ दिल्ली में, इस पे बात नहीं कर रहे हैं। हमने काम बताए, हमारे काम के बेसिस पर करिए, वो रेट्रिक वाली चीज़ में जा रहे हैं। सारे पिछले 5 साल वो निगेटिव के न्यूज़ में रहे। ये जो अभी मयंक कह के गए कि स्टार्टअप की फ्लेक्सिबिलिटी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, अरे भैया इसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी कहाँ से है? अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो पर्टिकुलर इशू है कि यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है। ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आप अपनी राह से बिल्कुल, मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये आपके चरित्र का एक दोहरापन दिखाता है। रोमांस काफ़ी लंबा चला है। इस बार क्या मतलब दिल्ली की जनता उनको भूल करके, उनको माफ़ करके फिर से मौका देगी? ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये आपके चरित्र का दोहरापन है। और अरविंद केजरीवाल लीस्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल लीडर्स मीडिया स्क्रूटनी में या पब्लिक स्क्रूटनी में रहे हैं।
वो जो भी उसके तमाम अलग तरह के कारण है, उस पर किसी दिन वो अलग तो से मोदी जी चर्चा के लिए करेंगे। भी होता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी का नहीं बहुत नहीं, ही मोदी जी तमाम तरह के स्क्रूटनी में है भैया। पीएम बनने के बाद पीएम बनने के बाद पूरा विदेशी मीडिया, पूरा देश का आधा मीडिया, मतलब आप हैं कहाँ? आप तमाम सीरीज देख लीजिए ना, उठा करके देख लीजिए चारों तरफ, आपके हर मतलब जितने मीडिया चैनल्स हैं सब पे वो मोदी की स्क्रूटनी हो रही है। तमाम वो लोग जो कहते हैं घोषित इमरजेंसी आकर के पेट भर भर करके गाली देते हैं। लोग तो कहते हैं और मोदी जी से सीखा केजरीवाल जी ने जो है मीडिया आपको वो करना। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं विश्लेषण में जाऊं या नहीं, मैंने नहीं, तथ्य आप बयान मेन करूं उस पे। कि कैसे कैसे मैनेज होता है, तो फिर उसमें मतलब जाने ये की जरूरत नहीं है, स्वतंत्रता आप- आप दें तो फिर मतलब डिबेट नहीं, आप थोड़ी लंबी हो मूल विषय पे आए। मैं मूल विषय पे ये कह रहा हूँ कि ये जाट आरक्षण का इशू हरियाणा में जो अखिलेश कह रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री के फेस थे और वहाँ जाटों ने राज किया इतने समय तक, चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री जाट, मतलब उनका डोमिनेंस होता था। तो इसलिए एक काउंटर रिएक्शन हुआ, फेस जाट, बाकी चीज़ें जाट, इसलिए वहाँ पे हुआ। यहाँ दिल्ली में मतलब कुछ बाहरी दिल्ली की उसमें है कुछ सीटों पे जाट का वो एक इसमें ना सॉरी बीच में बोल रहा हूँ मैं, जो आपकी बातों से ख्याल आया, क्योंकि जैसा कि अखिलेश जी बता रहे थे, हरियाणा के चुनाव में नॉन जाट कंसोलिडेशन बीजेपी ने किया, उसको फ़ायदा मिला। तो बाहरी दिल्ली की जो हरियाणा से लगती हुई सीटें हैं, करीब 13-14 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जो उनमें आई थिंक वो 12 सीटें जो आप बोल रहे थे जहाँ पे जाट बहुल इलाका है, तो शायद क्योंकि इस बार एक एक सीट बहुत कीमती है आम आदमी पार्टी के लिए, इस बार वो 60 के ऊपर का फिगर लेकर आना और 36 का फिगर लेके आना, वो बहस चल रही है। तो अगर वो 12 में से 5 में भी सेंध लगा पाएँ, वो लड़ाई होगी। सुमित देखिए आप वैसे वो आप सारी उन्हीं की हैं अभी। आप अभी तो सब उनकी विधानसभा में आपकी और लोकसभा में बीजेपी की। यहाँ एक सिर्फ एक छोटी सी टिप्पणी, 36 की बात कर रहे थे ना, लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 36 का आंकड़ा नहीं है, उनको कम से कम 50 लानी पड़ेंगे। अच्छा, इसीलिए वो विज्ञापन भी चल रहा है खूब कि 5 फरवरी एक आदमी चुनाव की बात कर रहा है, 8 फरवरी को एक आदमी सरकार बनाने की बात कर रहा है। हाँ देखिए, आप माने ये बहुत अच्छा है आपके इलेक्शन कैफे का सौभाग्य कि दो ऐसे मंजे हुए फील्ड रिपोर्टर और एंकर, दोनों ही गंभीर फील्ड रिपोर्टर हैं और साथ में एंकर है। एक छोटा सा वो है कि जैसे मान लीजिए कि हरियाणा का भी चुनाव हुआ, जाट नॉन जाट का, आप स्टेट वाइज अगर ट्रैवल करेंगे तो बगल के प्रदेश का इम्पैक्ट नहीं करता बगल के प्रदेश के चुनाव में। जैसे हरियाणा का जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो वहाँ क्या था, मतलब हरियाणा से लोग जा कर के ये जाट आरक्षण का मुद्दा जब चल रहा था तो कहते थे बेटी रोटी का रिश्ता है हमारा, तो इसलिए हम जो कर रहे हैं आपको साथ देना होगा। लेकिन उस चुनाव में 2017 चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, उस चुनाव में जाटों ने साथ नहीं दिया बेटी रोटी का। यूपी के जाट जो थे अलग सोचते थे ये, इसीलिए मतलब हरियाणा की जो जाटो बाहुल्य पार्टी है वो यूपी प्रवेश नहीं कर पाई या राजस्थान प्रवेश नहीं कर पाई, हालांकि इनकी सीमाएं सटती हैं। अरविंद केजरीवाल का चूंकि नंबर पिछले चुनाव में जाएंगे तो सारे के दोनों चुनाव में नंबर उन्हीं के हैं, तो इसलिए आप जो बात कर रहे हैं ना कि एक के लिए चुनाव 36 का है और दूसरे के लिए चुनाव 50-60 का है, तो पीडी सर, पीडी सर, ये मतलब सवाल ये है कि केजरीवाल को इस बार इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी या फ्री बस, और उसमें अब जो 2100 वाला वादा कर दिया है ये काफ़ी नहीं है कि एन चुनाव के बीच में ये सब आरक्षण की मांग करना, वो करना, इसकी ज़रूरत पड़ रही, मतलब क्या कुछ गड़बड़ है? देखिए, एक तो मैं संजय जी की बात से सहमत हूँ कि जाट आरक्षण का मुद्दा बड़ा नहीं। जो आंकड़ा आप दे रहे थे कि 59% वोट 2020 में उसको मिले, बीजेपी को मिले, उसके बावजूद रिजल्ट तो आम आदमी पार्टी के फेवर में रहा। तो इसका मतलब कि 59 या 60% वोटों का समर्थन भी नतीजों को टच से मस नहीं कर सकता। 59% जाट की, हाँ, जाट वोटों का, हाँ वही, हाँ। तो इसलिए जाट आरक्षण या जाट वोट की राजनीति का मामला नहीं है। मामला सर इसमें एक चीज़ जो आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जो उसको वोट का लॉस होगा, कुछ कवर वो जाट वोट के बहाने करना चाहते हैं। हाँ, ये एक बात है। जैसे 15 से 20 में उन्होंने इंक्रीज किया जाट वोट। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वाला मामला देखिए, हम लोग 2015 से देख रहे हैं। 2014 में जब लोकसभा की 7 सीटें बिल्कुल बीजेपी ने साफ कर दी थी, 2015 में भी यही माहौल था कि केजरीवाल तो गए, हाँ, लेकिन वो फिर 2019 के बाद फिर ये माहौल था कि गए। बल्कि उसके बीच में जितने चुनाव हो रहे थे, चाहे वो लोकल बड़ी चुनाव हो, एमसीडी, सब हार रही थी आप। जो उपचुनाव हुए थे वो भी आप हार गई थी।
आप में बगावत का सिलसिला भी जारी था, वो सब चल रहा था। इसके बावजूद विधानसभा चुनाव के नतीजे बदल गए। तो इसलिए एंटी इनकम्बेंसी का क्या मामला बनेगा, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि केजरीवाल शुरू से मतलब एक तरह की वाक कला में निपुण हैं और आरोपों के पीछे आधार बहुत नहीं देखते हैं। वो जो उनकी पूरी राजनीति की बुनियाद रही, वो एक के बाद एक आरोप लगाते हुए कोर्ट में फिर माफ़ी मांगते हुए गुजरी है। तो इसलिए वो तो है। लेकिन मैं एक दूसरी चीज़ देख रहा हूँ कि उन पे जो आरोप, शीश महल वाला आरोप तो निश्चित तौर पे बड़ा हो गया, और जिसकी काट राजमहल के रूप में इन लोगों ने खोजी, जो इस लिहाज से कारगर हो गई कि किसी ने वहाँ दाखिल नहीं होने दिया, किसी ने वहाँ, अचानक लोगों का ध्यान इस बात पे गया। हालांकि पीएम का हाउस जो बनेगा निश्चित तौर पे वो बहुत सारी सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ों के साथ बनेगा, तो उसका खर्च एक अलग तरह का खर्च होगा। तो उस खर्च की इस खर्च से आप तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात गई होगी कि भाई सीएम के मुकाबले पीएम का हाउस भी दिखाओ। तो ये है। मैं प्रधानमंत्री के एक वक्तव्य पे मेरा ध्यान गया जो बिल्कुल मुद्दा विहीन है, आपदा शब्द पे। आपदा बड़ी भारी चीज़ होती है। आपदा हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा संकट है जिसको हम आपदा बोलते हैं। पीएम अगर आपदा जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब कि बिना किसी मुद्दे के वो आम आदमी पार्टी को एक ऐसे कोण में खड़ा करना चाहते हैं जहां वो लोगों को संकट की तरह दिखे। तो अपनी राजनीति के लिए एक हल्का शब्द इस्तेमाल करने का ये जो मामला है बताता है कि इन लोगों को भी नहीं मालूम है कि आप पे कौन सी गोली चलेगी, कौन सा निशाना जो है ऐसा लगेगा जो आपका सीना छलनी कर दे। हाँ, यानी ये जो आपने बात कही ना आपदा वाली, हाँ, चुनाव में इसको वर्ड प्ले बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वर्ड प्ले है। और जब आप चुनाव में भाषण देने जाते हैं तो आप इसी तरह से बात करते हैं। बल्कि कई लोगों ने तो कहा कि ये एक बड़ा विचित्र और नया तरह का शब्द खींच कर खोज हाँ, करके यही लाए मैं बोल थे। रहा हूँ कि वर्ड और जब वो प्ले का कहते हैं एक कि आधार आपदा, होना जब वो चाहिए। कहते हैं कि आपदा, तो बताते हैं कि क्यों दिल्ली में पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी एक आपदा के रूप में उभरी है। जब वो यमुना की बात करते हैं कि देखिए यमुना आज भी वैसी की वैसी पॉल्यूटेड है, जब वो दिल्ली की हवा की बात करते हैं, जब वो दिल्ली की सड़कों की बात करते हैं, तो उसको आपदा के तौर पर कहते हैं। नहीं, वो ठीक है, मैंने मान लिया वहां तक बात आपकी, लेकिन उनको एक शब्द लाना पड़ा और आप से जोड़ के जोड़ के एक भारी भरकम त्रासदी को आपकी राजनीति में इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि 10 सालों में सारी चीजें हुई हैं, ये पहले से थी। जो जाटों वाला मामला है, जाट वोट वाला मामला जो है, उसमें एक बात जरूर है कि मतलब आप एक ऐसे तबके के जख्म सहलाने की कोशिश कर रहे हैं जो धीरे धीरे पा रहा है कि सत्ता के केंद्र में वो नहीं है, वो हाशिए पे है। कभी दिल्ली उसकी होती थी, आधी उसकी होती थी, धीरे धीरे उसके हाथ से छिनती गई। तो ये जो गांव देहात का, दिल्ली को महादेहात बोलते हैं, दिल्ली जो है महानगर से ज़्यादा महादेहात है, एक बहुत बड़ा देहात। उसमें हाँ, उसमें शायद एक मलहम लगाने की कोशिश कि देखो मतलब हम तुम्हारा ख्याल कर रहे हैं, इतना भर है। और हो सकता है मुद्दे को भटकाने का भी ख्याल हो। देखिए, विधानसभा चुनाव में तो हर दिन एक नया मुद्दा होगा। और दिल्ली में तो आप जानते हैं कि जितनी लड़ाई सड़कों पे, उतनी लड़ाई जो है मीडिया में भी है। मीडिया का स्पेस किसको कितना मिले, हेडलाइन कौन ले, ये भी लड़ाई है। तो इसमें इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक बहुत चतुर खिलाड़ी हैं। आज के नहीं है, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। तो वो जानते हैं कि मीडिया में स्पेस कैसे लेना है। तो इसलिए उन्होंने आज ये जाट का मुद्दा उछाला, फिर कल कोई नया मुद्दा आएगा, परसों कोई नया मुद्दा आएगा। तो हर दिन नए मुद्दे आएंगे। वो एजेंडा सेट वाली जो था कि कई लोग सहमत नहीं थे। और ऐसा नहीं है कि केवल, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हाँ ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल एजेंडा सेट करे, लेकिन बीजेपी भी अपनी ओर से कोशिश कर रही है। पूर्वांचली का मुद्दा हो या फिर गंदे पानी का मुद्दा हो, दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसका मुद्दा हो, ये सारे बीजेपी भी अपनी ओर से मुद्दे उठा रही है। शीश महल का मुद्दा बीजेपी ने बना दिया मुद्दा, आम आदमी पार्टी को कटघर में तो खड़ा कर ही दिया। तो लड़ाई तो ऐसे ही होती है विधानसभा चुनाव में। और दिल्ली की थोड़ी सी का स्वभाव अलग है। दिल्ली अलग तरह का राज्य है। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली की जो विधानसभा है, जो दिल्ली की सरकार है, उसको पूरा अधिकार नहीं है। 3 क्षेत्रों में तो उसका अधिकार है नहीं। फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार उसके पास नहीं है। इसको हाफ स्टेट बोलते हैं, कोई इसको ग्लोरीफाइड म्यूनिसिपैलिटी बोलता है। तो ये एक अलग तरह का इसका स्वभाव है। और जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जो लड़ाई, वो भी आज की लड़ाई नहीं, बहुत पुरानी लड़ाई चल रही है। वो ये लड़ाई दिल्ली से होकर गुजरात तक चली गई थी। तो ऐसे में ये मुद्दे तो ऐसे आएंगे। तो आज जाट का मुद्दा है तो हम जाट की चर्चा कर रहे हैं, कल कोई नया मुद्दा आएगा हम उस पर चर्चा करेंगे। तो जो मुद्दा होगा, जो माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, उसी पे बात होगी। जो बात अभी पीडी सर बोल रहे थे पुर्णेंदु,
उस पर मेरी एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ। आपदा शब्द से भले ही आप सहमत ना हो सर, पर ये वक्त है आम आदमी पार्टी को अपना कामकाज गिनाने का, और अगर वो नहीं गिना पाते हैं अगर, तो बीजेपी उनको हमला करेगी, चाहे वो आपदा कहे, चाहे वो हादसा कहे, चाहे वो जो चाहे वो कहता रहे। मैं इसलिए मुझे लगता है कि हम दिल्ली में रहते हैं सर, मतलब मैं अपन एनसीआर में हैं, गाज़ियाबाद, नोएडा और आसपास के इलाकों में, पर दिल्ली हमसे अछूता नहीं है। हमारा आधा जो भी हम खरीदते हैं, व्यापार करते हैं, आते हैं जाते हैं, दिल्ली में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिल्ली के रेवेन्यू में हम लोगों का है, डायरेक्टली इनडायरेक्ट। आप तो दिल्ली में ही रहते हैं, हम तीनों नहीं रहते, हम तो यूपी में रहते हैं, लेकिन आप दिल्ली में रहते हैं। हम इतने बड़े आदमी नहीं हैं। तो हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन। सर मैं दिल्ली में आया था रहने के लिए 94 में, आज हम 2024 में, 30 साल हो गए, 25 साल, 31 साल। इन 30 सालों में दिल्ली की स्थिति मैंने साहब सिंह वर्मा भी देखा, खुराना साहब भी देखे, शीला दीक्षित भी देखी, और अब अरविंद केजरीवाल भी देख लिए। शुरुआत के 15-17 साल हम दिल्ली में रहे, जब तक पिताजी की सरकारी नौकरी थी। जब ट्रांसफ़र हो, जब रिटायर हुए तो दिल्ली में, नोएडा में आकर रहना पड़ा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन 30 सालों में दिल्ली की आबादी बेइंतहा बढ़ी, बहुत अच्छा विकास भी दिखाई देता है, चमकता हुआ दिल्ली दिखाई देता है, पर क्या लिविंग कंडीशंस बेटर हुई? आज भी हम 300-350 AQI में रहते हैं, आज भी हमको पानी की दिक्कतें आती हैं। दिल्ली जैसी राजधानी को आपको बोलना पड़ता है मुख्यमंत्री को कि मुफ्त में शिक्षा दूंगा, मुफ्त में अस्पताल पहुंचाऊंगा, मुफ्त में पानी देंगे। सबको मिल पा रहा है क्या? नहीं मिल पा रहा है। आपने वादे बहुत अच्छे किए, आपने उम्मीदें जगाई, आप इस प्लान के साथ राजनीति में आए कि राजनीति को आप सुधार देंगे। 2011-12 का आंदोलन अन्ना के साथ खड़ा करके आज आप कहाँ हैं? आप पे शीश महल के आरोप लग रहे हैं, आपके 4-4, 5-5 नेता जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। भले ही मान लीजिए कि आगे जाके वो बरी हो जाए, पर ये इस इल्ज़ाम से वो कैसे निकलेंगे कि करप्शन के चार्ज लगे सत्येंद्र जैन पर, संजय सिंह पर, जो भी और लोग थे उनके साथ, मनीष सिसोदिया। ये तमाम चीज़ें, ये आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप है। इस आम आदमी पार्टी के साथ बहुत अच्छे अच्छे और चेहरे भी थे पूर्णेंदु, जब ये पार्टी बनी थी। वो चेहरे क्यों इनकी मुखालफत कर रहे हैं? वो चेहरे क्यों इनके साथ नहीं है आज की तारीख में? कहाँ चले गए वो तमाम शांति भूषण, प्रशांत भूषण जैसे लोग, योगेंद्र यादव जैसे लोग? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ दिक्कतें अरविंद केजरीवाल और उनकी आसपास की कोर टीम में हैं, जिनको उनको ठीक करना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को ऐसे ही मुद्दे मिलेंगे, और फिर वो आपदा के नाम से बुलाएं या किसी और नाम से बुलाएं। तो मुझे लगता है कि ये आत्मावलोकन का वक्त भी है अरविंद केजरीवाल के लिए। नहीं, बात आपने बिल्कुल ठीक कही। असल में केजरीवाल के मुरीद जैसे तमाम लोग रहे एक दौर में, वैसा मैं कभी नहीं रहा। आम आदमी पार्टी का जब आंदोलन चल रहा था, देखिए 3 तरह के एलिमेंट उसमें थे। एक तो वो लोग थे जो केजरीवाल के साथ पहले से परिवर्तन और एक्शन फॉर यूथ जैसी संस्थाओं में थे, और जो बड़े आदर्शवादी ढंग से सोचते थे कि आरक्षण तो बहुत बड़ी चीज़ है, समानता पे हम बात करेंगे। एक आसमानी किस्म का ख्याल जिसमें कोई विचार, कोई आइडिया ढंग का नहीं था। दूसरे ऐसे लोग थे जो तमाम जगहों के अवसरवादी लोग थे, जिनको दूसरी राजनीति में जगह नहीं मिली थी। तीसरा एलिमेंट NGO वाला था, जैसे यार सोशल एक्टिविस्टों का था, जो तमाम देश में जिनको लगा कि एक विकल्प मिल रहा है, जो उसका सबसे सार्थक पक्ष हो सकता था। उस तीसरे पक्ष को तो सबसे पहले केजरीवाल ने बाई कर दिया, जिसमें प्रशांत भूषण थे, जिसमें योगेंद्र यादव थे, जिसमें मुझे याद है कि बल्ली सिंह चीमा और तमाम लोग लड़ा करते थे। एक से एक वो चेहरे जिनको हम जानते थे कि सामाजिक क्षेत्र में मेधा सब जुड़ी थी, तो सब अलग हो गई। तो इसलिए आम आदमी पार्टी वो तो रही ही नहीं। मुश्किल ये है कि दिल्ली के विकास का सवाल जब आएगा तो सबसे पहला ख्याल आएगा कि फिर शीला दीक्षित क्यों हारी। मैं 93 में जब दिल्ली आया था, मुझे याद है कि ITO के पास बस से उतरते सांस लेना मुश्किल हो जाता था। पता नहीं उस समय AQI काउंट करने का सिस्टम था या नहीं था, लेकिन आज की हवा कम से कम उस समय के मुकाबले, और ये केजरीवाल का काम है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ ये सुप्रीम कोर्ट के, और वो 2010 के पहले का है। गाजीपुर बॉर्डर में 45-45 मिनट हम लोगों के कट जाते थे खड़े खड़े कि रेड लाइट क्रॉस कर जाए किसी तरह। 2010 के बाद हम लोग हवा में उड़ान भर रहे थे वहाँ से। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि केजरीवाल से पहले ही सब हो चुका है। अगर इन कामों के आधार पे नतीजे होने होते तो शीला दीक्षित को हारना नहीं चाहिए था। दिलचस्प ये है कि करप्शन के सवाल को मुद्दा बना के, सादगी को राजनीति का आदर्श बना के केजरीवाल आए, और आज उसी सादगी पे सवाल है।
आज उसी करप्शन का सवाल है। ये उनका सबसे बड़ा चैलेंज है जो इस चुनाव में उनको घेर रहा है। एक सेकंड, बस एक छोटी सी टिप्पणी। अखिलेश सर, बहुत सारे क्रिटिकल व्यूज़ आए केजरीवाल को लेकर के, और इसलिए भी ज़्यादा लोग केजरीवाल को लेकर क्रिटिकल दिखते हैं क्योंकि उनसे एक उम्मीदें थी लोगों को, खासकर जब वो अन्ना आंदोलन के बाद उन्होंने पार्टी बनाई थी और उनकी बातों से लोग कनेक्ट करते थे। इतने सारे क्रिटिकल व्यूज़ के बाद भी केजरीवाल चुनाव जीतने की मशीन कैसे बने हुए हैं दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल एक ही कारण है उसका कि जो दिल्ली का झुग्गी झोपड़ी है, जो दिल्ली का वो तबका है जिसको कभी आवाज़ नहीं मिली, वो केजरीवाल के साथ आज भी कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। हमने कल भी बहुत विस्तार से चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि वो मिडिल क्लास जो बीच में केजरीवाल के साथ था, आज उसके मन में ये सब सवाल उठते हैं कि सादगी और भ्रष्टाचार, जो दो उनके मूल स्तंभ थे अरविंद केजरीवाल के इंडिया अगेंस्ट करप्शन के, जिन्होंने हलफनामा दिया था, लिख के दिया था कि मैं सरकारी मकान नहीं लूँगा, अगर मुझे कोई सरकारी पद मिलता है तो सरकारी मकान में नहीं रहूँगा, उनका हलफनामा है। और वो केजरीवाल के बारे में अब ये तस्वीरें दिखाई जा रही कि उन्होंने अपने लिए इतना आलीशान मुख्यमंत्री निवास बना लिया। हालांकि ये बात अलग है कि वो उनका अपना नहीं है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसका है। अगर मान लीजिए कल से बीजेपी का सीएम बनता है तो वो भी उसमें रहेगा, ये एक अलग बात है। लेकिन जो सादगी थी उसके लोगों का मन में सवाल उठा। तो वो मिडिल क्लास का जो वोटर है, वो जैसे हमने कल कहा कि अगर वो घर से बाहर निकल करके वोट डालने जाता है तो केजरीवाल की कुर्सी हिल सकती है। अगर वो घर में बैठा रहेगा और कहता रहेगा कि केजरीवाल ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो केजरीवाल को वापसी में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। और यही कारण है कि वो जो मैंने शुरुआत में कहा कि मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, अपनी बात कैसे आगे रखनी है, वो ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ अखिलेश सर, इससे याद आया, बीजेपी इतनी पुरानी पार्टी है दिल्ली में और लोकसभा में इतना अच्छा करती रही है, वो क्यों नहीं लोअर स्टेटा में अपनी जगह बना पाई विधानसभा में? क्यों हमेशा ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिला उनको वोट। देखिए 30 साल हो गए। नहीं, लोकसभा चुनाव में तो वोट मिलता ही है। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को ये सारा वोट मिलता ही है। और 11 तारीख को अमित शाह झुग्गी के जो मुखिया हैं उनसे मिल भी रहे हैं। पीएम मोदी ने भी, आपने देखा होगा कि गए थे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान योजना करके 1675 फ्लैट भी दिए हैं और ये सारे काम कर रहे हैं। और बीजेपी के तमाम नेताओं को कहा गया 1675 सर, दिल्ली में आबादी इतनी बड़ी है। कोशिश तो हुई है, कहीं तो कुछ तो शुरुआत तो नहीं, हुई है। मतलब अभी की बात नहीं कर और रहा हूं दूसरी मैं, बात ये है कि अतीत से- जो बीजेपी के नेता हैं दिल्ली के, उनको कहा गया कि आप जाके बस्तियों में रहिए, तो झुग्गी बस्ती में जाके रह रहे हैं, रात रुकते हैं वहाँ पर वो। अच्छा, हाँ। तो कोशिश तो बीजेपी कर रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, झाड़ू आपने चुनाव चिन्ह बना लिया, तो वो तो झाड़ू से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं ना। एक बहुत बड़ा तबका झाड़ू से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, तो वो तो पक्का मुरीद हो गया ना अरविंद केजरीवाल का। आप उस वोट को कैसे तोड़ लोगे? आज की चर्चा में बस इतना ही, कल किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।